नमस्कार दोस्तों। आज हम विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले अपनी परिभाषा में जाने से पहले इसको नॉर्मल आम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सरकारी कंपनी है या सरकारी संस्था है जो सरकार की है, ठीक है। अब इस कंपनी में 100% जो शेयर हैं वो सरकार के हैं, लेकिन मान लीजिए ये कंपनी किसी कारणवश अच्छे से मुनाफा नहीं कमा पा रही, तो सरकार क्या करेगी, या तो इसमें सुधार करेगी या फिर क्या करेगी कि किसी और को शामिल कर लेगी कि आप इसका मैनेजमेंट देखिए। जैसे नॉर्मली हम किसी भी जो है बिजनेस में ऐसा देख सकते हैं कि अगर कोई एक बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो किसी न किसी को शामिल करेगा और फिर दोनों मिलकर उस बिजनेस को रन करेंगे कि कोई कमी न रह जाए। ऐसे ही सरकार जब किसी कंपनी में कुछ मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा पाती है तब किसी न किसी निजी क्षेत्र को वो इसमें इंटर करती है, इसमें सहभागी बनाती है, कुछ शेयर उसको बेच देती है और वो ये क्या कहलाता है, पूरी चीज़ ये प्रक्रिया कहलाती है विनिवेश। अर्थात सरकारी कंपनी में किसी भी प्रकार का निजी हस्तक्षेप या सरकार जब अपनी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच दे तो इसे क्या कहते हैं, विनिवेश। ठीक, ये 49% से लेकर के 74% तक कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी का 74% तक निजी क्षेत्र को सौंप सकती है। तो आपने ये समझ लिया फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि सरकारी उपक्रमों से सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया। ठीक, कि सरकारी उपक्रमों में हमने सरकार की हिस्सेदारी को कम कर दिया है और उसे निजी क्षेत्र को हमने बेच दिया है। अब सार्वजनिक कंपनी या संस्था को शेयर बेचना, ये भी एक अन्य परिभाषा है। आप चाहें तो ये वाली भी उपयोग कर सकते हैं और ये वाली भी लिख सकते हैं। हिस्सेदारी 49% से लेकर के 74% तक हो सकती है और जो बची कुछ हिस्सेदारी है वो अपनी सरकार की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये परिभाषा वाला पार्ट पूरा हो गया। अब ये जानते हैं कि कब से इसकी शुरुआत की गई। तो सभी मानते हैं कि 1992 से इसकी शुरुआत की गई, जब सरकार ने लगभग 20 से 25% जो शेयर हैं वो निजी क्षेत्र को बेचे थे किसी न किसी कंपनी के। ठीक है, अब जानते हैं कि इससे जो है संभावित लाभ क्या क्या हो सकते हैं। सरकार ने अगर हिस्सेदारी अपनी किसी कंपनी की बेची है तो वो कहीं ना कहीं कुछ सोच के बेची होगी कि हमें इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मान लीजिए हमने कोई चीज़ अपनी बेची है, किसी को हिस्सेदारी दी है, तो उससे हमें पैसा प्राप्त होगा। तो जो खरीदेगा, जो व्यक्ति उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदेगा, वो व्यक्ति उस कंपनी का एक हिस्सा ले लिया, अर्थात वो भी एक भागीदार बन गया उसमें। अब अगर वो भागीदार है तो उसके सुख दुख अर्थात लाभ हानि, कंपनी के लाभ हानि या संस्था के लाभ हानि किस पर प्रभाव डालेंगे, उस नए व्यक्ति पर जिसने हिस्सेदारी खरीदी। तो जब उसको उस कंपनी से लाभ होना होगा तब वो उसमें अच्छे से काम करेगा तो क्या लाएगा, नई तकनीकी लाएगा। हो सकता है कोई अगर विदेश का ऐसा व्यक्ति है जिसने हिस्सेदारी खरीदी है तो वो विदेश से नई तकनीकी लाएगा, तो नए नए गुणवत्तापूर्ण जो है आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा सामान बिकेगा तो उससे पैसा भी उसको ज़्यादा प्राप्त होगा, अर्थात आर्थिक समृद्धि होगी। नवाचार होगा, नए नए वो जो आइडिया लेके आएगा कि किसी प्रोडक्ट को किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। नया मैनेजमेंट होगा, ठीक, और उस प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार, या कोई अगर संस्था है तो उसके प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी नए व्यक्ति के पास होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो नया व्यक्ति जो आएगा या कोई भी कंपनी या संस्था जो शामिल होगी हिस्सेदारी के रूप में, उसके पास भी वो सभी जो है अधिकार हो जाएंगे जो सरकारी कंपनी में पहले सिर्फ सरकार के पास थे। ठीक है, अब ये तो उस व्यक्ति को फ़ायदा हो गया और कंपनी को फ़ायदा हो गया। ठीक, लेकिन इस संस्था को क्या फ़ायदा होगा, जो सरकारी संस्था थी उसको पैसा मिल जाएगा। जब हिस्सेदारी बेचने से सरकार को पैसा मिल गया तो उस पैसे को सरकार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य जो योजनाएं हैं उन पर खर्च करेगी, तो लोगों को इससे फ़ायदा होगा। जो निजी कंपनियों की गुणवत्तापूर्ण दक्षता है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं सरकारी कंपनी में। ठीक, इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और जब सरकार के पास हिस्सेदारी से भी पैसा मिल गया, प्लस जो व्यक्ति काम कर रहा है या जिसे हमने हिस्सेदारी बेची थी, जब वो व्यक्ति काम करेगा उससे भी हमें जो लाभ प्राप्त होगा, अर्थात हमें कंपनी में हिस्सेदारी बेचने से भी लाभ हुआ और प्रतिवर्ष जो कमा रही है उससे भी लाभ हो रहा है, तो इससे हमारे राजकोष में वृद्धि भी होगी। अब हम इसका थोड़ा सा विकास क्रम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो है कब से शुरुआत हुई विनिवेश की। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 1992 में
20% की हिस्सेदारी सर्वप्रथम बेची गई थी कंपनियों की निजी क्षेत्र को। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे विनिवेश के क्षेत्र में हमारी सरकारों ने नए नए काम किए। क्या है कि 1991 में हमने एलपीजी लिया था, एलपीजी में हम लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, विस्तार किया था। तब से हमें विनिवेश वाली जो अवधारणा है उसको हमें बढ़ावा देने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि इससे निजी क्षेत्रों की जो सहभागिता है, उनके जो अच्छी चीज़ें हैं वो सरकार को मिल सकेंगी, जिससे सरकार को फ़ायदा होगा। तो 1992 में हमने 20% हिस्सेदारी बेच कर देखा। इसके बाद 1996 में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। 1999 में विनिवेश विभाग को बनाया गया। इसके बाद सन 2001 में विनिवेश मंत्रालय, इसी विभाग का ही नाम बदलकर हमने विनिवेश मंत्रालय कर दिया। ठीक, फिर 2005 में विनिवेश राष्ट्रीय विनिवेश कोष की स्थापना की गई, जिसके अधीन ये काम किया जाएगा कि विनिवेश की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए। ठीक, फिर 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ, उसमें एक विनिवेश नीति आई, जिससे क्या हुआ, विनिवेश की जो अवधारणा है उसका और अधिक प्रचार प्रसार हो सका, और वो विनिवेश का प्रारूप जो है वो भी सरल हो सका। ठीक, तो आज हमने ये विनिवेश वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके बाद भी ऐसे नए नए टॉपिक करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।